हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये 5 नंबर के प्रश्न हैं जो कि आपके 3 मार्च के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा कि निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन एवं निश्चपोरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुष्पों में निषेचन को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंबकार का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका वर्णन कीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये जो है आपको फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैं आपको इसका एक्सप्रेशन बताऊंगी। चलिए आपको देखते हैं किस प्रकार से आंसर लिखना है। तो आपको लिखना है कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन के समय पराग नली में उपस्थित 2 नर युग्मकों से एक नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित होता है। तो देखिए एक एक क्रिया को समझते हैं। कह रहा है कि जो आवृत बीजी पौधे हैं वो निषेचन के समय पराग नली में उपस्थित रहते हैं जो कि 2 नर युग्मकों से एक नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित होते हैं। ठीक है, फिर तथा दूसरा युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम द्विनिषेचन कहते हैं। परागकण हवा, पानी या कीटों द्वारा जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। क्या करते हैं, जो परागकण है वो हवा, पानी और कीटों के द्वारा जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। फिर आगे लिखना है कि परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र ठीक है पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तब ऐसी प्रक्रिया को परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। परागण के बाद परागण से एक परागनली निकलती है और परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं, परागनली में 2 नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो परागनली है उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। इसमें से एक नर युग्मक परागनली में से होता हुआ बीजांड तक पहुँच जाता है। जो इसमें का एक नर युग्मक है वो परागनली के द्वारा ही बीजांड तक पहुँच जाता है। यह बीजांड के साथ संलयित हो जाता है जिससे एक युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। ये संलयित होकर युग्मनज तक पहुंच जाता है यानी जो यहाँ पर युग्मनज बनता है और ये बीजांड से संलयित होता है। ठीक है, ऐसे संलयन को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज समसूत्री विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो युग्मनज है वो समसूत्री विधि द्वारा कई बार विभाजित होता है जिससे अंततः एक नया पौधा बन जाता है। फिर आगे फिगर को समझेंगे, फिर इसकी रचना करेंगे। तो ये फिगर है आपका जो कि आपको पुंगेसर के साथ इस फिगर को लिखना है और बनाना है। ठीक है, तो फिगर की मैं आपको क्रिया समझा देती हूँ। इस प्रकार से आपको ये फिगर यानी कि पुष्प बनाना है और आपके जो नाम है वो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ की ये जो गोल बिंदु की क्रिया है वो है परागकण। ठीक है, यहाँ का जो ये डॉटेड से बाहरी तरल पदार्थ है यानी कि ये बाहरी आवरण वो है परागपुट। ठीक है, ये जो लाइन है अंदर की लाइन ये है वर्तिकाग्र और यहाँ से ये जो इसके साइड वाली दोनों क्रियाएं हो रही हैं वो है पराग नलिकाएं। ये जो लाइन है वो है आपकी पुंतंतु और यहाँ का ये जो अंदर का भाग है ये चीज़ बाहरी भाग अंदर का वो है अंडाशय, मेन भाग है ये। ठीक है, इसके अंदर का ये जो खाली भाग है उसको कहते हैं परागनलिका। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए ये तो आपका जो नीचे का भाग है वो है पुंकेसर। यहाँ पर पुतंतु था और यहाँ पे ये जो नीचे वाले भाग होते हैं वो है पुंकेसर। ठीक है, फिर नीचे देखिए यहाँ पर है आपका बाह्य दल पत्र यानी कि ये जो पत्तियां हैं वो है बाहरी दल का पात्र। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो बीच की लाइन है वो है आपका बीजांड द्वार। ये वाली जो अंदर की खोखली यहाँ पे पदार्थ है वो है बीजांड और ये बीच का बिंदु है भ्रूण कोश। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये
भ्रूण कोश, गोल वाला लाइन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो ऊपर इसकी क्रिया यहाँ से जा रही है, इस लाइन से अटैच है, वो है वर्तिका, यानी कि वर्तिका है ये। ठीक है, और ये वर्तिकाग्र था, लेकिन ये जो लाइन है वो है वर्तिका। ये जो दोनों है वो है नर युग्मक। आपको ये हमेशा याद रखना है कि नर युग्मक किस लाइन से अटैच है। ये दोनों ऊपरी भाग को ही नर युग्मक ऊपर में पाए जाते हैं। ये है आपका पराग कोश, ये दोनों पराग कोश है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे भी है और यही दोनों यहाँ पे भी है। ठीक, तो ये हो गया पराग कोश। और यहाँ पे से जो ये गोले के बाहर ये वाली जो लाइन है, ये है आपका वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकण। ये वर्तिकाग्र पर उपस्थित परागकण है, जो कि मैंने आपको आगे लाइन में बताया। ठीक है, तो ये फिगर आपका है उस पुष्प का। ठीक है, किस प्रकार से इसमें निषेचन होगा, तो पहले सारी क्रिया इसमें दिखा दी गई है। अब हम देखेंगे उसके अंदर के केंद्रक को। ठीक है, तो ये आपका बाहरी फूल का फिगर है। इसी प्रकार से आपको बना के इसके नाम सारे नोट कर देने हैं। अब हम देखेंगे इसका अंदरी भाग जो है, यानी कि अंदर से ये किसका केंद्रक और वर्धी केंद्रक जो है वो कहाँ पे है। तो चलिए इस फिगर को तो आप नोट कर लीजिएगा, नीचे वाले फिगर को हम समझा देते हैं। तो ये अगला फिगर है, वो था आपका ए फिगर और ये है आपका बी फिगर। दोनों फिगर को आपको नोट करना है। ठीक है, ये है आपका वर्धी केंद्रक, अंदर के भाग। ये आपके जो कांटेनुमा भाग है, ये बाहरी लाइन है आपका कांटे। ठीक है, इसमें कांटे पाए जाते हैं। और ये है उसका अगला भाग, जो कि यहाँ पर ये बाहरी आवरण को बाह्य चोल कहते हैं और ये अंदर का जो लाइन है उसे हम अंतःचोल कहते हैं। और ये बीच के जो केंद्रक जैसे दिख रहा है न्यूक्लियस, वो है जरण केंद्रक। तो ये भी फिगर आपको बनाना है, क्योंकि ये वर्धी केंद्रक का फिगर है। ये आपका ए फिगर है और ये है आपका बी फिगर। तो दोनों ही फिगर को आपको उस क्रिया में बनानी है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो डीपली निषेचन और द्विनिषेचन के बारे में पूछे जा रहे हैं, पुष्प से रिलेटेड निषेचन की क्रिया को। तो ये आपके पुष्प बनाने हैं और यहाँ पर है निषेचन की वो क्रिया। ठीक है, तो अब देखिए नीचे आपको लिखना है यहाँ पे कि चित्र ए परागण तथा उसकी आंतरिक संरचना है। ठीक है, पुष्प ए जो है, यानी कि ये जो फिगर है वो उसकी आंतरिक संरचना है। और पुष्प बी, यहाँ पे देखिए परागण पराग नलिका का बनना तथा एक पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश करना। तो ये पुष्प की पराग नलिका का बनना और पराग नलिका के बीजांड अंदर प्रवेश करना, उसका ये फिगर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीपली फिगर। अब हम देखेंगे आगे की क्रिया में क्या लिखना है। तो अगला हेडिंग हम इसमें करेंगे कि निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो इसमें हम लिखेंगे कि निषेचन के बाद फूल के पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र गिर जाते हैं, बाह्य दल सूख जाता है। ठीक है, पुंकेसर में वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है ऊपरी भाग वो घिर जाते हैं और वह बाह्य दल सूख जाता है। बाह्य दल सूख जाता है पर अंडाशय से लगा रहता है, अंडाशय से वह जुड़ा रहता है। अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करता है। ठीक है, अंडाशय जो है वो शीघ्र ही वृद्धि में करता रहता है। इसमें स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर वृद्धि करती हैं और बीज का बनना आरंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें एक जो कोशिका होती हैं वो विभाजित होकर वृद्धि करती रहती हैं और बीज का बनना आरंभ हो जाता है। बीज में एक पौधा अथवा भ्रूण उत्पन्न करने की क्षमता होती है। बीज में जो क्या होता है, एक पौधा और भ्रूण में क्या कहता है, एक उत्पन्न करने की क्षमता होती है। भ्रूण में एक छोटी जड़ मूलज, एक छोटा प्ररोह प्रांकुर तथा बीज पत्र यानी कि सोटिलिडॉन्स होते हैं। ठीक है, बीज पत्र में भोजन संचित रहता है। क्या रहता है, जो बीज पत्र है उसमें भोजन एकत्रित रहता है, यानी कि संचित रहता है। फिर कह रहा है कि समय अनुसार, यानी कि समय के अनुसार बीज कठोर होकर सूख जाता है। बीज जो है वो कठोर रूप में आ जाता है और वह सूखने लगता है। यह बीज प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहता है। ये बीज जो है वो प्रतिकूल और हर परिस्थिति में जीवित रहता है। अंडाशय की दीवार या तो कड़ी हो जाती है और एक फली बन जाती है। क्या हो जाती है, अंडाशय की दीवार कड़ी हो जाती है और एक कली बन जाती है। जैसे खसखस में, अथवा एक गूदेदार रसीला
फल बन सकती है, जैसे आलू बुखारा अथवा टमाटर में। ठीक है। और निषेचन के बाद सारे अंडाशय को फल कहते हैं। निषेचन के बाद सारा अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। तो यही क्रिया थी फिगर के बाद वाली क्रिया। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा और आपको जैसे मैंने समझाया आप उसी प्रकार से लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और नए वीडियो में। आप इसे ज़रूर नोट करिएगा और इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।